सुप्रीम कोर्ट में आज वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ उठाते हुए नया बेंच तश्कील करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक्स का मुकदमा ना सुने और तीनों मुअज़्ज़िज़ जज 5 रुकनी लाचर बेंच में बैठने से इनकार कर दें। चीफ जस्टिस की नए बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठाते हुए वफाकी हुकूमत का दरख्वास्त में कहना था कि ऑडियो लीक्स कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामन से मुताल्लिक है। अदालती फैसले और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। दरख्वास्त में अरसलान इफ्तिखार केस का हवाला देते हुए कहा गया कि माजी में भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने बेटे से मुताल्लिक केस में एतराज़ पर खुद को बेंच से अलग कर दिया था। इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा था कि ऑडियो लीक्स कमीशन केस का हमारा हुक्मनामा ज़रूर पढ़िएगा। अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जुडिशल कमीशंस में चीफ जस्टिस की मर्जी से कमीशन तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज़ पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ा कार से आएँ। उनका कहना है कि खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक्स कमीशन से मुताल्लिक हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म भी दिया था। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगले दिन ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत के दौरान सरबराह कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना, समाज से कबल ही नोटिस ही नहीं था, तो काम से कैसे रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमीशन की मजीद समाअत से माजरत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसलिए मजीद काम जारी नहीं रख सकते। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए तश्कील दिए गए कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए 31 मई तक केस की समाअत मुलतवी कर दी थी और अगली समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए थे। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इससे अहम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब शाह कावर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, कल चीफ जस्टिस ने हुकूमत को कहा कि ये जो कमीशन बना है इससे मुतालिक हमारा फैसला ज़रूर पढ़िएगा। हमने कमीशन को कलअदम नहीं किया, बल्कि जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आए। नया कमीशन बन सकता है, चीफ जस्टिस खुद उसमें शामिल नहीं होंगे, तहकीकात हो सकती हैं। जी, इसमें वज़ूर साहब बात यह है कि अगर आप उसकी देखें, जो नोटिफिकेशन है वो इशू हुआ है कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017 में। अब वहाँ पे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का कमीशन में जो है शामिल होने का जिक्र मौजूद है, और वो भी उस हवाले से है कि अगर कमीशन के मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट के जज होंगे तो फिर वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो पावर एक्सरसाइज कर सकती है वो उसी तरीके से करेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंक्वायरी कमीशन है उसमें जजेस जो है, सर्विंग जजेस को जो है वो शामिल किया जा सकता है। अब वो जो लॉ है, एक्ट है, वो इस बारे में खामोश है कि जब आप कोई भी इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना रहे हैं उस लॉ के तहत, तो उसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल या उनको किसी एक को मेंबर बनाना चाहते हैं हाई कोर्ट, तो उसमें रवायत ये रही है जो कि उस दिन के ऑर्डर 26 मई के ऑर्डर में भी रिफ्लेक्टेड है कि उसमें रवायत ये है कि फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे अगर मुश्तमिल होना है तो उनसे आपने जो है उनको रिज्यू करना है और उन्होंने किसी को स्पेयर करना है जुडिशल कमीशन के लिए। एंड सेम इज़ द केस विद दी हाई कोर्ट्स। तो एक चीज़ तो मुझे ये समझ आती है कि अगर वो जो गवर्नमेंट की तोजी ये है कि चूँकि चीफ जस्टिस की एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार का जो है वो मामला ज़ेर गौर था, तो उसमें उनको नहीं मुनासिब समझा गया कि उनको जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उन्होंने डायरेक्ट जो सीनियर जज हैं उनको जो है वो अपॉइंट कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर वो चीफ जस्टिस साहब इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर वो रवायत को बरकरार रखते हुए उनके पास भी आता तो वो किसी
अपने आप को कम से कम उसमें शामिल ना करते, किसी और को जो है वो भेज देते। तो लेकिन जहाँ तक बाकी जजेस के बारे में भी उसमें जो एतराज़ात आए हैं और गवर्नमेंट ने उसमें एक एप्लीकेशन भी दे दी है, तो वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी काबिल गौर है। उसमें रवायात ये हैं कि अगर कोई जज हजरात जो हैं जिनका पर्सनल इंटरेस्ट हो या कोई उनका करीबी रिश्तेदार किसी केस में जो है वो उसका जिक्र हो और उसके मुतालिक किसी फ़ैसला जो है वो फ़ौरन अगेंस्ट हो सकता है, तो फिर वो जो रूल्स, वो जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो भी ये तकाजा करते हैं कि फिर जज जो है वो उस केस से माजूरी जाहिर कर ले। तो ये तो बड़ी एक सिचुएशन है। तो ये तो माजी की इसकी मिसाल भी मौजूद है। इफ्तिखार चौधरी साहब वाला जो मामला था, उनकी बेटी का केस था, उन्होंने अपनी आपको इस बेंच से अलहदा कर लिया था। लेकिन इस बेंच के हवाले से मोहतरम जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो फरमा रहे हैं कि ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना जिसका समाज से कबल ही नोटिस नहीं था, तो काम से कैसे रोक दिया गया? सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर इसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है, तो उनका मानना यह है कि इस फरीकैन को सुना नहीं गया और एक नोटिस जारी कर दिया गया। काम देखिए, ये भी एक रवायत है और कानून भी ये कहता है कि देखिए, अगर आप कोई किसी भी हुक्मनामे को, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मुअत्तल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो है उस फरीक को सुना जाना बिल्कुल ज़रूरी है। ये जो काजी फाइज ईसा साहब का जो ये ऑब्जर्वेशन है, ये मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की मंशा के नज़दीक तरीन है। लेकिन फिर मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूँ काजी फाइज ईसा साहब को कि उन्होंने फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी उन्होंने फिर ये जो होल्ड किया कि चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस बेसिक नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है, तो लिहाजा वो अभी वो जो इंक्वायरी कमीशन है या इंक्वायरी कमेटी है, उसकी मज़ीद जो है प्रोसीडिंग्स को वो जारी नहीं रख सके। अगर उन्होंने ख़त्म कर दिया या मुअत्तल कर दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जेस्चर है उनके पार्ट के ऊपर भी। सर, मैं वापस आता हूँ पिछले सवाल के जवाब में जो आप फरमा रहे थे, और बहुत अहम बात है कि चीफ जस्टिस साहब पर एतराज़ उठाना तो चले समझ में आता है कि उनके करीबी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ एक मामला है। बाकी जजेस पर जो एतराज़ उठाया गया है, ये आपको कितना दुरुस्त मालूम होता है? मेरा ख्याल है कि एतराज़ ज़रूर उठाया जा सकता है कि जब एक फ़रीक को किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के बारे में अगर कोई एतराज़ है, तो वो उसमें भी देखना ही होता है। उसमें भी रवायत ये है कि जो जज हजरात हैं वो फिर ख़ुद उन्होंने डिसाइड करना होता है, क्योंकि वो एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि द जजेस आर आंसरेबल टू देयर कॉन्शेंस, कि वो अपने ज़मीर के पाबंद होते हैं। हमने पिछले ऐसी नज़ीरें देखी हैं कि जिसमें एतराज़ात हुए भी, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि नहीं, हम इस एतराज़ को जो है वो नहीं मानते, हम अपने ज़मीर के ग़ुलाम हैं और ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। जस्टिस जवाद ख्वाजा के एक जजमेंट इस तरह की मौजूद है। लेकिन जो दूसरे जज हजरात के ऊपर जो एतराज़ आया है, ये भी कोई सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर आना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की जो है ये एक बिल्कुल उनकी एक वो महसूस करते रहे हैं कि बहुत सारे जो कंसिस्टेंटली जजमेंट्स आई हैं जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसले आए हैं, उसमें वो दो जज हजरात जो हैं वो उसमें शामिल रहे हैं, और ये गालबन इसी वजह से उन्होंने चीफ जस्टिस समेत उन दो जज हजरात को जो है वो पॉइंट आउट करके उन पे जो है अदम एतमाद किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपने आप को समाज से अलग कर दें। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये उन जजेस पर मुनहसर है कि चूँकि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है, तो वो उसके मुताबिक फ़ैसला करें कि वो इसकी समाज से जो है वो रिक्यूज़ करते हैं या नहीं करते। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर एक बतौर कानून के तालिब इल्म के और सुप्रीम कोर्ट में जो मैं वकालत करता हूँ, तो जब किसी भी जज के बारे में कोई इस तरह का कोई, मैं समझता हूँ कि एयोटा ऑफ इम्प्रेशन भी आ जाए, तो जजेस को फिर अपने आप को उसकी समाज से जो है वो अलग कर लेना चाहिए। अच्छा, मगर आज कल क्योंकि समाअत भी है इस केस की, तो चीफ जस्टिस साहब ने तो एक तजवीज़ दी है हुकूमत को कि आप तरीक़ाकार और रिवायत के मुताबिक आएँ तो मैं कमीशन बना दूँगा, और जो कमीशन था उसको मैंने करदम नहीं किया, सिर्फ तरीक़ाकार पे उनको एतराज़ है, वो अपना इख्तियार नहीं छोड़ना चाहते, उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हुकूमत दोबारा दरख्वास्त करे, चीफ जस्टिस साहब एक कमीशन बना दें जिसमें वो खुद शामिल ना हो, तो ये तो रास्ता निकल सकता है एक इस मसले का। मेरा ख्याल है कि ये तो मुनासिब बात है। ये जो उन्होंने बिल्कुल बरमला इस चीज़ का इजहार भी अटॉर्नी जनरल से कर दिया, तो अगर वो एक रिक्वायरमेंट है, हालांकि कानून में नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि रवायत है, क्योंकि रवायात और कस्टम्स जो होती हैं वो भी कानून का दर्जा रखती हैं और उससे पहले भी इसकी नज़ायर मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि
अगर ये गवर्नमेंट जो है इसको अगर इस पर नज़रसानी करे और वो जो रवायती तरीक़ाकार है उसको अगर अपना लें और यही टर्म्स ऑफ रेफरेंस रख लें, तो वो चीफ जस्टिस तो बिल्कुल इस चीज़ का दिया दे चुके हैं कि ऐसी सूरत में मैं ख़ुद तो कम अज़ कम उस इंक्वायरी कमीशन में जो है वो शामिल नहीं होऊंगा। एक बात मुसलसल की जाती रही है कि जजेस के मुतालिक अगर किसी मामले को सुनना है तो वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही सुनेगी, लेकिन ये कमीशन बन रहा है, यहाँ पर जजेस से मुतालिक तहकीकात हो रही हैं, तो आपको लगता है कि इस पर एक एतराज़ रहा है कि जजेस का मामला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे ही जाना चाहिए, लेकिन ना तो चीफ जस्टिस साहब इस पर एतराज़ करें ना हुकूमत को इस पर कोई मसला है, तो ये क्या मामला है? देखिए मसूद साहब, मैं खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ठीक है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने जज साहिबान के कंडक्ट के हवाले से या उनकी मुबैना जो गुफ्तगू है जो लीक हुई है उसका वो जो है वो तयन करने जा रहे हैं इंक्वायरी। तो मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं उनका कोई भी कंडक्ट हो या उनकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसका फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक बहस तलब बात है कि क्या ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो इंक्वायरी कमीशन और जो एक्ट है उसके तहत ज़ेर बहस लाया जा सकता है कि जिसमें डायरेक्टली किसी मौजूद जज साहब का जो कंडक्ट है उसके बारे में तयन किया जाए कि क्या वो मुनासिब था या नहीं था। तो ये बिल्कुल एक आर्ग्यूएबल इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया।